So now good morning 10th class friends. Now we are starting our Ohm's law. Okay, some circuit diagrams and their components and symbols we already seen yesterday. Okay, so today we are discussing about the Ohm's law. So is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? So let us explore with an activity. It means इनके कहने का मतलब है कि क्या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं. इनके सिर्फ कहने का मतलब है V and I. So I is the current, okay, and V is the potential difference. So set up a circuit as shown in figure 12.2. This is the activity 12.1. A consisting of a nichrome wire XY. Okay, nichrome wire is a wire which is made up of alloy. Okay, and what are the main metals mixed with that? Look, XY of the length say 0.5 m, an ammeter, voltmeter, and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese, and iron metals. Okay. First, use only one cell as the source in the circuit. Note the reading in the ammeter I and for the current and reading the voltmeter V. देखिए सबसे पहले आपको एक सेल यूज करना है जिससे आपको एमीटर की जो रीडिंग है उसकी आ जाएगी एक सेल यूज करने पे. ठीक है, और आपने कई बार छोटे देखिए पेंसिल सेल जो है आपने देखे होंगे तो इस टाइप से ये होते ही हैं और यहाँ पर एक छोटा सा वो एक पॉइंट जैसा लगा होता है. आपने प्लस माइनस उनके अंदर देखा होगा और ये भी देखा होगा कि इनके अंदर लिखा होता है 1.5 V. ठीक है ना, तो ये 1.5 वोल्टेज के ये सेल होते हैं. कितना करंट करते हैं वो हम ऑटोमेटिकली एमीटर की रीडिंग के अंदर देख सकते हैं. अभी हमने 4 सेल्स ले रखे हैं. ठीक है, तो नाउ द रीडिंग एमीटर I फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर XY इन द सर्किट. तो देखिए XY नाम का जो हमने एक नाइक्रोम वायर ले लिया है जो अलग प्रकार के रेजिस्टेंस को यहाँ पर शो करेगा. देखिए next connect two cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. Repeat the above steps using 3 cells then 4 cells in the circuit. Okay, तो one by one हमको cells जो है increase करना है और उनकी अलग अलग जो भी ammeter reading, okay, what ammeter reading will be the come after adding of each cells, then 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference. Okay, and V and current I. So here it is the one figure number 12.2. XY is the nichrome wire. Okay, and एमीटर और वोल्टमीटर की देखिए किस टाइप से हमने उस सेटअप के अंदर उनको एडजस्ट किया है, ये भी आप देख सकते हैं. देखिए और उसके बाद में देखिए देयर इज वन टेबल नंबर ऑफ सेल यूज्ड इन द सर्किट. ओके, जब हमने फर्स्ट सेल यूज किया, ठीक है, तो देखिए उस समय करंट मान लीजिए कि देखिए नाइक्रोम वायर के अंदर जो कुछ भी रीडिंग जो भी आई हो वो हम एक बार नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर. जैसे मान लीजिए कि 0.05 आपकी एक रीडिंग आ गई. ठीक है ना, ये सपोज दैट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सेल पर यही आए. ठीक है, तो ये जो रीडिंग आएगी तो उसी के साथ में कुछ V की भी रीडिंग आएगी. क्या आएगी? ये मान लीजिए I की रीडिंग है, समझ आ रहा होगा मुझे लगता है. ये करंट की रीडिंग है, ये वोल्टेज की रीडिंग है. V मींस वोल्टेज की रीडिंग है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 0.85 आ गई. जैसे जैसे आप कुछ बढ़ाओगे यहाँ पर, जैसे 0.10 कर लिया तो ये 1.70 हो गया. ठीक है, फिर 0. आपने 15 किया और इसके अंदर लगभग इसी के अप्रोक्सीमेटली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी के जैसे एक और रीडिंग आ जाएगी, बट थोड़े कुछ चेंजेस जैसे कुछ भी आ सकती है. ठीक है, 3.5 जैसे आ गई. तो देखिए ओवरऑल जब आप 4 और 5 रीडिंग्स ले लोगे, जब 4 अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे तो हमारे पास देखिए एक R की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी. और वो जो R है वो आप किसके द्वारा निकालोगे? V/I के द्वारा. किसके द्वारा? V/I के. तो आप, मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. ठीक है, आप प्रत्येक के लिए एक अलग से रीडिंग निकालिए. ठीक है, और उन रीडिंग्स का जो है एक एवरेज निकाल लीजिए, तो वो आपका एवरेज जो है क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इन द सर्किट. रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ओके, so after each time having the different values of I and the voltage, then you will get the resistance, and overall resistance you will get by the average of this all it is the different type of values. Now in this activity you will find that approximately the same value for Vi is obtained in each case.
Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin. तो देखिए इसके लिए जो आपको एक ग्राफ जो यहाँ पे मिलने वाला है, मान लीजिए V and I के बीच में वो स्ट्रेट मिलने वाला है, बिकॉज देखिए जहाँ पर जिस मतलब ये करंट की रीडिंग जो है जिस रेट से बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार की रेट से जो है V की मतलब वोल्टेज की रेट भी बढ़ेगी। तो आपको याद है दिस इज द शोइंग द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो देखिए आप ये भी तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली इनकी रेट बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली रेट बढ़ रही है मतलब ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई डिक्रीज है नहीं, इसलिए इनकी जो ग्राफ है आपको इस टाइप का एक शो होगा जो यूनिफॉर्म को शो करता है, ठीक है। So thus the VI graph is straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus VI is a constant ratio. In 1827, a German physicist George Simon Ohm found that the relation between the current I and flowing in the metallic wire and potential differences across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire is an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Provide its temperature remains the same. तो देखिए इनके कहने का मतलब है कि किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to I. V is directly proportional to I at constant temperature. देखिए किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आपने एक फिक्स कोई भी टेम्परेचर ले लिया है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जब भी आप देखोगे, ठीक है ना, तो आपको V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस that if one part of this is increasing then again this part of it is also going to be increased। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ना निश्चित है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली करंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई वोल्टेज इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। समझ रहे हैं? चलिए, देन इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो आप यहाँ पर मान रहे हो वो है हमारा R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो इनके लिए हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये वाला जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, R is equal to V upon I। तो V is directly proportional to I, so V upon I is equal to constant, so V is equal to IR, V is equal to IR। तो आप इन फार्मूला को चेंज कर भी सकते हैं, इनके बेस से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलने वाली है, और ये आपको पता है यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज है, और ये किसके अंदर होने वाली है ये भी आपको पता है। देखिए जो रेजिस्टेंस है इट विल बी गिव यूनिट दैट इज द ओम, करंट जो है आपका एम्पियर के अंदर है, ठीक है, एंड V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज के अंदर है। ओके, then look in equation 12.4, R is a constant for a given metallic wire at a given temperature is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it। देखिए रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल रेस आपने देखी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन जिसके अंदर हिंदी में वो बाधा दौड़ आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि when the current is flowing through the conductor, okay, then there is an obstruction to flow in them, that is known as the resistance। okay, तो कई बार उनके फ्लो होने में रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो उसको रोकने में रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, या रोकने से प्रिवेंट करता है उसको रोकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं दैट इज द रेजिस्टेंस। The SI unit of resistance is ohm। okay, तो रेजिस्टेंस की इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम। एंड समटाइम देखिए इसका फुल जो नेम है ओमेगा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, ओमेगा। देन द ग्रीक वर्ड इज दैट ओमेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V upon I। तो R is equal to V upon I ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बिकॉज कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर व्हेन voltage is directly proportional to I, it means current, then R will be the constant, R will be the constant। इनकी वैल्यूज देखिए किस टाइप से होने वाली है, मैं बता चुका हूं। if 1 ohm is a resistance then it will be at the 1 voltage and 1 ampere, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। okay, we will write here after some time। also from equations 12.5 we get I is equal to V upon R, same values। it is obvious from equations 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। okay, so listen, I is equal to V upon R, we already seen these values। so what is the value is showing here, or what is the equation is showing here, like that if current is increasing then voltage is also increasing, and if current is increasing then resistance is decreasing। okay, so you know about that what is the directly proportional and what is the inversely proportional। okay, देखिए करंट अगर किसी भी सर्किट के अंदर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बट ऐसे समय में करंट बढ़ने पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीजिंग होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
then the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is double or decrease the current in an electric circuit, a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. तो देखिए एक कंपोनेंट जो यूज करते हैं रेगुलेट करंट करने के लिए, जिसके अंदर हम वोल्टेज को बिल्कुल चेंज नहीं करते, उसको हम रियोस्टेट कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस. देखिए in an electric circuit a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रियोस्टेट का यूज हम इसीलिए करते हैं जिसके अंदर देखिए लिखा है the current without changing the voltage source. तो करंट को चेंज करते रहते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स का मतलब है मान लीजिए कि आपने बैटरी के रूप में 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स ले लिए हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स ले लिए, लेकिन अब आप इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाने वाला करंट है वो कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना. क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर आपने किसी टॉर्च के अंदर डायरेक्टली 4 सेल्स यूज कर लिए हैं, ठीक है, देन उसकी जो ब्राइटनेस है वो हमेशा एक जैसी रहने वाली है, वो आप वेरिएबल नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला करंट हमेशा एक जैसा रहेगा. बट यहाँ पे रियोस्टेट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें वोल्टेज आप जो है सेम रख सकते हैं बट करंट जो है कम ज्यादा कर सकते हैं. तो रियोस्टेट का देखिए यही वर्क है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. आपने वोल्टेज के सोर्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है. So we will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of following activity. Take a nichrome wire, a torch bulb, a 10 watt bulb. Okay, what is the unit of power? Okay, so don't confuse that 10 V or 10 watt. Okay, it means this is the unit of, it means this is the showing of potential difference in the circuit, and this is the showing the power of the particular appliance. Power of the particular appliance, or maybe that is the electric bulb or anything. Okay, so connecting wire, set up the circuit by okay, you can easily see this is the figure 12.4. okay, x and y is a place where you can attach maybe nichrome wire, 10 watt bulb or torch bulb or like that. So leaving a gap xy in the circuit as shown in figure 12.4, complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap xy, plug the key, note down the ammeter reading, take out the key from the plug. Note always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. देखिए एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि always take out the key from the plug after measuring the current. जैसे एक बार आप करंट को मेजर कर लेते हो, एमीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है, उसके बाद में आपको स्विच जो है या तो ऑफ कर लेना है या फिर उनको जो है बाहर निकाल लेना है. इसका रीजन ये होता है कि कंटिन्यूअसली वोल्टेज देने के कारण जो है बार-बार आपकी एमीटर की रीडिंग के अंदर चेंज हो आ सकता है. इसका ये रीजन है क्योंकि देखिए जैसा शुरुआत में ये वोल्टेज देंगे आखिर तक, मतलब बहुत बार जब उनको यूज कर चुके होंगे तब वैसे ही इनके पास में रीडिंग वैसी ये करंट उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं ये केमिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो केमिकल दिन ब दिन खत्म होता जाता है और ये रिचार्जेबल सेल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना. फिर देखिए जो ड्राई सेल टाइप के होते हैं तो आपको एकदम से निकाल लेना है क्योंकि एक्चुअल रीडिंग जो है आपको शुरुआत में आएगी और कंटिन्यूअसली आप यूज करते जाओगे तो रीडिंग के अंदर चेंजेस आते रहेंगे. रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट. ओके, पहले आपको नाइक्रोम वायर के साथ में रीडिंग लेनी है, देन रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट, फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर. टॉर्च बल्ब को आपको यूज करना है 10 वाट के. नाउ रिपीट द above steps with the 10 watt bulb in the gap xy. Are the emitter reading different from different components connected in the gap xy? What do the above observation indicate? You may repeat this activity by keeping any material component in the gap. Observe the emitter reading and each case analyze the observation. तो देखिए अब आपको जो है ऑब्जर्वेशन देखना है यहाँ पर कब जब आपने एक बार एक्स वाई और एक्स और वाई के बीच में नाइक्रोम वायर को रखा, 10 वाट बल्ब को रखा और एक बार आपने एक टॉर्च वाले छोटे से बल्ब को रखा है, ठीक है. देखिए what are the conclusion we have to find here? In this activity we observe that the current is different for different components. Okay, अलग-अलग कंपोनेंट्स के लिए देखिए हमको जो नीड्स है वो भी हमारी कैसी है, अलग-अलग है, डिफरेंट टाइप की है. तो डिफरेंट कंपोनेंट, why do they differ? Certain compounds offer an easy path for the flow of electric current while the other rise the flow. तो देखिए यहाँ पर जो हमने दो बल्ब लिए हैं they are the good conductors. It means the current can easily flow through them. But nichrome wire is an alloy. Okay, they are generally used in the form of resistors, and resistors are just making the hot when their current is too much produced inside that, and they are giving the heating effect only. They are giving the heating effect. I am not directly telling that nichrome wire is not a good
conductor, but actually they are the conductor, but they are with the conductor they are the resistors. Okay, current can flow, they are having any substance having the ability to flow the current, that it means that it will be the conductor. Sometimes some conductors are the good in conditions and sometimes bad condition. It means sometimes they can easily flow the electric current to the same path, but sometimes the flowing of that electric current is not a perfect. So some they are the known as resistors. Other one is that is the insulator. They can never allow the electric current to pass through them. So we are telling here that is the resistor. So nichrome wire is the alloy which is generally used to making the filament that is giving the heating effect or heating form. Okay, the motion of electron in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. The motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही था रेजिस्टेंस का, कि समटाइम जो रेजिस्टेंस जो होते हैं या रेजिस्टर होते हैं, they are opposed to flow of the electrons. They are opposed to flow of the electrons, or they are opposed to flow of the ultimately the electric current. A component of given size of that refers a low resistance is a good conductor. देखिए ऐसी बहुत बड़ी जैसे पाइपलाइंस है, अगर उनके अंदर कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है ना, जिनके अंदर फ्लो होने के रोकते हो, उनके अंदर अच्छे तरह से पानी जो है फ्लो होता हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना पानी हमने शुरुआत में भेजा था उतना सबसे पीछे भी हमको मिल रहा है, उसके सबसे लास्ट में भी हमको मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि द कंडक्टर व्हिच आर वेरी गुड इन कंडीशन, दोज आर हैविंग द लेस रेजिस्टेंस, दोज आर हैविंग द लेस रेजिस्टेंस, एंड इफ वी आर सेंडिंग अ करंट then it can be a get into the end of that particular conductor, then they are the good conductor. Okay, then they are the good conductor. It means those conductors which are having a less obstruction to the flow of electric current, they are the good conductor. An insulator is the same size offers even higher resistance. इंसुलेटर जो है उनके अंदर बहुत, तो देखिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे कम जो रेजिस्टेंस आपको कंडक्टर के अंदर, उससे कम रेजिस्टेंस जो है आपको रेजिस्टर के अंदर, ठीक है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस जो आपको रेजिस्टर के अंदर, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको इंसुलेटर के अंदर दिखाई देगा. ठीक है, फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. देखिए कि नाउ द सम फैक्टर्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द कंडक्टर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है कि उसके अंदर का रेजिस्टेंस जो है वो कैसे चेंज होगा किसी भी कंडक्टर. जैसे देखिए मान लीजिए कि आयरन भी अपने आप में एक कंडक्टर है, कॉपर इज आल्सो ए कंडक्टर, ठीक है, आपका गोल्ड सिल्वर सभी कंडक्टर है. बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनके अंदर जो है इनके कंडक्टिंग के मटेरियल्स को अलग-अलग बना दी. यू नो अबाउट द व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर, दैट इज द सिल्वर. ओके, देन कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लाइक दिस सब्सटेंसेस. ओके, सो कौन-कौन सी ऐसी चीजें या कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ऑन व्हिच the resistance of conductor depends. Okay, so look one activity, that is the 12.3. Complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, a nichrome wire or blank L, say mark 1 and a plug key as shown in figure 12.5. तो देखिए आप यहाँ पे 4 different types के लगभग देखिए आप देख सकते हो कुछ वायर, some are having the a different thickness, that means their cross section area are just different. Sometimes they are having a different length, okay, and sometimes they are having a different materials made up of. Okay, so 3 type condition you can see here. Okay, देखिए कंडक्टर के बनने की जो है किससे बने हुए हैं, ठीक है, देन इनकी जो वायर का यूज कर रहे हैं उनकी लेंथ क्या है, एंड देन वायर जो इनका यूज कर रहे हैं उनकी थिकनेस क्या है. ठीक है, देखिए, so electric circuit is to study the factor on which the resistance of a conducting wires depends. Now plug the key, note the current in the ammeter, replace the nichrome wire by another nichrome wire of the same thickness. देखिए सबसे पहले हम एक फिक्स अमाउंट का जो nichrome wire है वो यूज कर रहे हैं, देन सेम थिकनेस के बट ट्वाइस द लेंथ. अब हम वो ही थिकनेस रखने वाले हैं, समझ आ रहा है. एक हमने वायर ले लिया nichrome wire, ठीक है, अब हमने दूसरी बार में वो ही वायर लिया है बट उसकी जो लेंथ है वो हमने क्या कर लिया है, डबल. क्या कर लिया है, डबल. थिकनेस बोथ आर सेम. ओके, बट फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग अ वन थिकनेस, इट मींस द सेम थिकनेस वायर ऑफ द nichrome wire. Now in the second time we are taking the same thickness of wire but now they are having the double twice the length of that, twice the length, then the that is the 2L. It means if they are having the L then they are having the 2L. Okay, मतलब मान लीजिए देखिए this is the 5 centimeter, then now we are taking the 10 centimeter. Okay, note the ammeter reading. Okay, every time we have to note the ammeter reading, first time also, second time also.
Third, now replace the wire of by a thicker wire, nichrome wire. Okay, so this is the first condition, this is the second condition, and now in the third time we are having the somewhat more thicker wire. Okay, somewhat more thicker wire in comparison to earlier one. Okay, so this is having the more thicker wire of nichrome, same nichrome wire. It means the hand has a larger cross-sectional area. Again, note down that current through the circuit, instead of taking nichrome wire, now connect a copper wire marked in the circuit. Let the wire be for the same length and same area of the cross section. ठीक है. Now फोर कंडीशन में अब जो है हम जो ले रहे हैं वो कौन सा है, सेम थिकनेस का, कौन सा, कॉपर वायर. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप सिचुएशन विद द nichrome and with the copper wire, because both are having a different type of conducting path. Okay, so does the current depends on the length of the conductor? Notice the difference in the current in all cases. Does the current depends on the area of cross sections of the wire used? It is observed that ammeter reading decrease to 1/2 when the length of the wire is double. ठीक है, ammeter की देखिए रीडिंग जो है डिक्रीज हो जाएगी 1/2 के जब हम लेंथ जो है वो डबल कर रहे हैं. ठीक है, इसका रीजन ये है कि देखिए जैसे हमने लेंथ जो बढ़ा ली, ठीक है ना, करंट के अंदर क्या आ गई, डिक्रीजिंग. करंट क्या हो गया, डिक्रीजिंग. An ammeter reading is increased when a thicker wire of the same material of the same length is used. Ammeter reading देखिए अब thicker wire के साथ में ज्यादा हो रही है. इसका बड़ा रीजन ये है कि अब जैसे thickness बढ़ी, then there is a chances lack chances of resistance. Okay. Now a change in the ammeter reading is observed when a wire of different metals of the same length and the same area of cross section is used. देखिए अब जो वायर हमने सेम थिकनेस के लिए है, बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ एमीटर रीडिंग बिकॉज both are having a different type of conducting path. It means both are having a different type of values of their resistance. Now on applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on first on its length, on its area of cross section and on the nature of the material. देखिए यहाँ पे जो तीन चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो फर्स्ट है कि एक तो लेंथ पर देखिए. First of all, the resistance is depend on the length, thickness and it means thickness is cross section area. Okay, both are same things, thickness, and third one is the nature of the material. It means if we are changing the material, like instead of this nichrome wire we are taking the copper wire, then also the resistance will be the change. Besides, the measurements have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length L and inversely proportional to the area of cross section A. So if R is directly proportional to L, then R is directly proportional to L upon A. So you can see that R is directly proportional to L, but R is directly proportional to L upon A. Okay, so this is showing the resistivity. This is showing the resistivity. Then R is rho. One more here is that is the rho. This is called the rho, and rho is a resistivity constant. Resistivity constant. Okay, so when we are taking the formula of rho, that is the R into A upon L. Okay, so R is the constant. Okay, so that resistance and area, and this is the length. So what are you understanding the things by the help of this it is this mathematical expression like that. R is directly proportional to L. It means if length is too much increased, then resistance is also going to be increased. But if area is decreased, then resistance will be increased. Okay, area decreased, then resistance will be increased. So R is equal to rho L upon L. So where rho is a constant of proportionality and it is called the electrical resistivity of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. The SI unit of resistivity is ohm meter. Why we are telling the ohm meter? Because look. Look, resistance having the unit of ohm, area of cross section having the unit of meter square, and L, it means the length having the unit of meter. Then this 1 m is cut with the 1 m. Then last is that ohm meter. Okay, ohm meter. So ohm meter, it is a characteristic property of the material. The metal and alloys have very low resistivity in the range of 10 to 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. They are good conductors of electricity. Insulators like rubber and glass have
resistivity of the order of 10 raised to power 12 to 10 raised to power 17 ohm meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. Table 12.2 reveals that the resistivity of alloy is generally higher than that of the consumer metals. Alloys do not oxidize readily at high temperature for the reason they are commonly used in the electrical heating devices like electric iron, toaster. Tungsten used almost exclusively for all filaments of electrical, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines. तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि टंगस्टन which can take a higher heating effect, ओके, जो ऑलरेडी जो है आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए टंगस्टन जो बल्ब के फिलामेंट से अंदर बनाए जाते हैं एटलीस्ट लगभग 3380 के समथिंग उनका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होता है और आराम से उनको सहन कर सकते हैं. देन अगेन वी आर यूजिंग हियर मोस्ट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वायरिंग पर्पस, ओके. Because of that, because they are having a very less resistance, they are having the very less resistance, okay. So this is the table 12.2 is given, okay. No need to remember these things. 1 minute. Stop writing. I will see. So today we are discussing about the Ohm's law. Okay, stop writing and look here. It is a relationship between the current and potential difference. I already told that it is a relationship between the, this is the current, okay, this is the current and this is the potential difference. So according to Ohm's law, you have to remember like that these words, okay. At constant temperature, the current flowing through a conductor, okay. It means in any conductor, if current is flowing, then it is directly proportional to the potential difference. इसका सीधा मतलब यही है, देखिए आप जानते हो कि at constant temperature पर अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के. और इसका मतलब है कि अगर करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा. रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना. ये एक प्रकार का रेशियो, देखिए बहुत इजी डेफिनेशन दोनों ही है. रेजिस्टेंस सीधा सा मतलब है अपोज टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके. एंड सेकंड डेफिनेशन है कि इट इज द रेशियो इन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. इट इज द रेशियो इन बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज constant quantity is called resistance. So 1 ohm resistance make, it means the ratio of between, if we are sometimes we don't know the definition of 1 ohm, then we have to write 1 ohm is the ratio of in between the 1 volt of potential difference to 1 ampere of electric current, okay. Look, if potential difference double, okay, अब आपको देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे इनके बीच में जो है रिलेशन है. देखिए कि potential difference double, current also get double because they are directly proportional, okay. If potential difference is half, the current is also get half, okay. Don't write here, look here only कि अगर potential difference देखिए डबल होगा then current also double हो रहा है because they are directly proportional. Potential difference is half, the current is also get half, मतलब ये half हो रहा है तो वो भी half हो रहा है because directly proportional, okay. If resistance is double, then the current is gets half because क्योंकि resistance से current जो है वो बिल्कुल कैसा है, inversely proportional है. देखिए आप देख सकते हो inversely proportional है मतलब resistance देखिए अगर डबल होगा तो current हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. और अगर resistance को हमने हाफ कर लिया है, ठीक है ना, तो current हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. The property of एक और definition है देखिए resistance की यहाँ पर कि the property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through it is called resistance, ठीक है. तो R is equal to V upon I. ऐसा unit of resistance we already discussed here, ohm. And what is the definition of 1 ohm? So look, it is the resistance of a conductor that when a potential difference of 1 volt is applied to across its ends, ठीक है ना, जो इसके एंड्स पर, and a current of 1 ampere flowing through it. जब किसी भी कंडक्टर के across the ends 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और साथ में उसी समय करंट भी कितना हो, 1 एम्पीयर का हो, देन द रेजिस्टेंस विल बी द 1 ओम. द रेजिस्टेंस विल बी द 1 ओम. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, 4 फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं. दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इसका मतलब अगर हम जितनी ज्यादा लेंथ के कंडक्टर लेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस. तो लॉन्ग वायर हैज अ मोर रेजिस्टेंस. इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, R is inversely proportional to 1 upon A, ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तभी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम. मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का एरिया कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, ठीक है. और उसी का उल्टा आप देख भी सकते हैं. सो मोर क्रॉस सेक्शन एरिया देन लेस रेजिस्टेंस, ओके. ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया देन लेस रेजिस्टेंस. तो आप समझ सकते हो कि जो मोटे वायर होते हैं, ठीक है ना, द थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है ना,
वो डिपेंड भी करती है इस रेजिस्टेंस पर। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द कंडक्टर, आपने देखा है कुछ नाइक्रोम वायर है, कुछ एलॉयज जो होते हैं, they are the resistance but not a perfectly good conductor, so nichrome wire has a 60 times more resistance than copper। तो देखिए आपने यहाँ पर, हमने यहाँ पे एक देखा था जिसके अंदर सेम थिकनेस के दो वायर लिए थे, नाइक्रोम वायर एंड दूसरा जो है हमारे पास कॉपर वायर, ठीक है। तो वो दोनों के अंदर देखिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट टाइप का नाइक्रोम वायर हैज अ 60 टाइम मोर है, मतलब उसके अंदर 60 टाइम ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि किसी भी सर्किट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, देन रेजिस्टेंस भी उसके अंदर इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, देन दैट विल बी द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द करंट इनटू द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। ओके, सो थैंक यू।